नमस्कार। कल हमने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जो सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है, उसके अंतर्गत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है उसका परिचय दिया था और ये बताया था कि किस किस प्रकार की सहायक अवस्थाएं संस्कृतिकरण को जन्म देती हैं। आज हम बात करेंगे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार सामान्य रूप से संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्करण में ऊंचा पद प्राप्त करने योग्य बनाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उच्च जाति के रीति रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों, मूल्यों और आदर्शों को भी ग्रहण करना होता है। वंश समूह के क्षेत्र में संस्कृतिकरण वंश के महत्व पर जोर देता है और इसलिए उच्च वंश के साथ समरूपता स्थापित करना ही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बहुधा निम्न जाति या जनजातियों की ऊपर की ओर गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। इस गतिशीलता के परिणाम स्वरूप सामाजिक और या जातीय व्यवस्था की स्थिति या स्टेटस परिस्थिति या पदमूलक परिवर्तन होते हैं और इस प्रक्रिया में एक जाति विशेष को आदर्श मान लिया जाता है और जो निम्न जाति या जनजाति उसे आदर्श मानती है वह अपनी इस आदर्श जाति के ही रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करती है। बहुत बार ये देखा गया है कि ये आदर्श जाति द्विज जातियों या जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही होती है जिनका कि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होता है। इनमें ब्राह्मण आदर्श सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि द्विजों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु आधुनिक भारतीय समाज में ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदर्श भी संस्कृतिकरण के आदर्श हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक हरिजन ब्राह्मण बनने का सपना न देखकर शूद्र आदर्श को ही अपना लक्ष्य मान सकता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक स्थानीय स्वरूप हो सकता है। ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों की संस्कृति किसी विशेष लोकेलिटी या स्थानीय सांस्कृतिक तत्व इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। इसलिए देश के विभिन्न भागों में क्षत्रिय या वैश्य होने का दावा करने वाली जातियां आपस में गहरी भिन्नताएं उनमें देखने को मिलती हैं। ये बात शूद्रों के विषय में भी स्पष्ट रूप से लागू होती है। इसलिए शूद्रों में कुछ उपजातियों की जीवन पद्धति या अत्यधिक संस्कृतिकरण स्थानीय स्वरूप के अनुसार हुआ है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति, जो डोमिनेंट कास्ट हमने कल चर्चा करी थी, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रभु जाति होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित 3 विशेषताएं आवश्यक होती हैं। सबसे पहला कि स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भाग पर इस जाति का स्वामित्व। जैसे कई क्षेत्रों में डोमिनेंट कास्ट, जैसे भरतपुर और अलवर क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें डोमिनेंट कास्ट जाट है क्योंकि वो कृषि भूमि पर ज़्यादा उनका कंट्रोल है, तो अन्य जातियां जो हैं उनका अनुसरण करती हैं। दूसरा, उस जाति के सदस्य संख्या काफ़ी होनी चाहिए और तीसरी बात कि स्थानीय सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। उस जाति के सदस्य काफ़ी हों और भारतीय गांवों में प्रभुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक बहुत निर्णायक तत्व है। उदाहरण के तौर पर बिहार में भी जो भूमिहार हैं, भूमि जिनके पास है, वो प्रभु जाति देखने को मिलते हैं और अन्य जातियां जो हैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करती हैं। भूमि पर स्वामित्व से केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसलिए ये प्रभु जाति के रूप में उभरता है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है, चाहे जातीय सोपान में उसकी स्थिति नीचे ही क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर पंजाब में कुछ भागों में जाट भूस्वामी
ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधोपुर गांव में किसी समय प्रभुता संपन्न ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। कुछ भी हो, प्रभु जाति को अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है और अन्य जाति के लोग उस प्रभु जाति के व्यवहार, जीवन के शैली आदि का अनुकरण करने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है तो वहाँ संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति ब्राह्मण आदर्श की ओर होगी, और यदि प्रभु जाति राजपूत या बनिया या क्षत्रिय या वैश्य या जाट कोई भी प्रभु जाति होगी तो वहाँ पे उनका अनुसरण की प्रक्रिया उनके प्रति होगी। प्रत्येक स्थानीय प्रभु जाति की ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य आदर्शों की अपनी अपनी अलग धारणा होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ब्राह्मण आदर्श को प्रायः सभी लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इसके साथ धार्मिक और शुद्धतावादी आदर्श की धारणा जुड़ी हुई है। यही कारण है कि क्षत्रिय और अन्य मदिरा सेवी और मांसाहारी समूह भी इस आदर्श की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में मांसाहार और मदिरा सेवन निम्न जातियों के चिन्ह माने जाते हैं। ब्राह्मण पुरोहित शाकाहारी होते हैं, हालांकि इसमें भी परिवर्तन हो गया है। शाकाहार अब ब्राह्मणों में भी प्रचलित नहीं है। इस प्रकार शाकाहारी और मदिरा त्याग के शुद्धतावादी आदर्श को जाति व्यवस्था में सदैव ही अन्य आदर्शों से ऊंचा माना जाता है। संस्कृतिकरण इन्हीं ऊंचे आदर्शों की ओर क्रियाशील होता है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण के लिए किसी विशेष आर्थिक स्तर की आवश्यकता नहीं है और न उसका किसी समूह की आर्थिक स्थिति पर कोई अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। यद्यपि यह सच है कि आर्थिक स्तर ऊंचा होने से संस्कृतिकरण को सहायता भी मिलती है, इसके अलावा राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से, शिक्षा का स्तर बढ़ने से और नेतृत्व का अवसर मिलने से संस्कृतिकरण में सहायता मिलती है। श्रीनिवास ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि ये ज़रूरी नहीं कि संस्कृतिकरण के माध्यम से किसी भी जाति को जातीय संस्करण में ऊंचा स्थान मिल सकता है। ये बात हरिजनों पर विशेष रूप से लागू होती है। श्रीनिवास के शब्दों में वो कहते हैं कि किसी अस्पृश्य जाति का संस्कृतिकरण कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ होती है, और शायद इसलिए एक हरिजन को क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त करना हम कम देखते हैं। श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में बहुत पहले से ही चली आ रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि पहले ज़माने में संस्कृतिकरण का ब्राह्मणों द्वारा वैधिकरण आवश्यक था। मध्य युग के भारत में के अध्येता बर्टनस्टीन ने लिखा है कि दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य में शक्तिशाली शासकों को भी ब्राह्मणों की वैधता दायी क्षमता को मानना और उसका मूल्य चुकाना पड़ता था। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति राजा बनने के बाद अपने को उच्च जाति का घोषित करना चाहता था तो उससे तभी संभव हो सकता था जब ब्राह्मण किसी संस्कार के द्वारा उसके दावे को स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे। भारतीय इतिहास में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब निम्न जाति में के किसी व्यक्ति ने अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर सत्ता की स्थापना की और ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक संस्कार करके उसे क्षत्रिय जाति में घोषित किया। अब संस्कृतिकरण की जो संकल्पना है उसके कुछ दोष पाए जाते हैं, उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। उसमें सर्वप्रथम ये है कि खुद श्रीनिवास ने स्वीकार किया है कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी संकल्पना होते हुए भी बहुत स्पष्ट संकल्पना नहीं है। उन्हीं के शब्दों में संस्कृतिकरण निसंदेह एक ऑकवर्ड बेतुका सा शब्द है, फिर भी कई कारणों से ये ब्राह्मणीकरण से बेहतर पाया गया है। पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी जो कि उन्होंने बाद में परिवर्तित करके संस्कृतिकरण किया था, क्योंकि ब्राह्मणीकरण की दिशा में सब जातियां नहीं जा रही हैं, उस प्रवृत्ति को नहीं अपना रही हैं, बल्कि
प्रभु जाति जो है उनके आचरण को फॉलो कर रही है। इस संकल्पना की जटिलता और ढीलेपन के कारण ही भारतीय समाज के विश्लेषण में इसकी उपयोगिता बहुत ही सीमित है। इसी बात को मानते हुए श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण एक अत्यंत जटिल और विषम संकल्पना है। वास्तव में इसे एक अकेली संकल्पना मानने की अपेक्षा अनेक संकल्पनाओं का एक ढेर मानना चाहिए ही उपयोगी होगा, और यह एक विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए एक नाम मात्र है। दूसरा बात जो है वो संस्कृतिकरण की संकल्पना का जो दूसरा दोष है वो ये कि ये प्रक्रिया सार्वदेशिक नहीं है, यानी कि इस प्रक्रिया का दर्शन देश के सभी भागों में देखने को नहीं मिलता। संस्कृतिकरण के अंतर्गत नीची जातियाँ ऊंची जातियों की संस्कृतियों का क्रमशः ग्रहण करती हैं, यद्यपि जाति प्रथा में इसका निषेध है। श्रीनिवास के शब्दों में कहें तो संक्षेप में नीची जातियों ने जहाँ तक संभव हो सका ब्राह्मणों की प्रथाओं, संस्कारों और विश्वासों को ग्रहण कर लिया, और इस भांति एक नीची जाति द्वारा ब्राह्मणों के जीवन के तरीकों को अपना लेना बहुधा दिखाई देने वाली एक प्रक्रिया होते हुए भी सैद्धांतिक तौर पर ये निषिद्ध है। पर इस प्रकार निम्न जाति द्वारा उच्च जाति या ब्राह्मण संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया किसी विशेष समुदाय या देश के किसी विशेष भाग में भले ही सच हो, लेकिन पूरे देश पर लागू नहीं की जा सकती। डॉक्टर मजूमदार ने मुहाना गांव में के अध्ययन में ये दर्शाया है कि नीची जाति में ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती, और न ही किसी नीची जाति को के आचार विचार में परिवर्तन होने से उसकी सामाजिक संस्तरण को ऊंचा स्थान मिलता है। यदि कोई चमार ब्राह्मण के समान आचार व्यवहार करने लगे तो वह ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा कम ही पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर मजूमदार प्रश्न करते हैं कि यदि संस्कृतिकरण की ये प्रक्रिया है तो वह कहाँ रुकती है। आपने ये दर्शाया है कि सामाजिक संस्तरण में जातियों की प्रगति ऊर्ध्वोन्मुख या ऊपर की ओर न होकर क्षैतिज अर्थात एक ही जाति को विभिन्न उपजातियों में होती है। ये एक सत्य है, प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियां होती हैं और जिनका जातीय संस्तरण में एक ही स्थान होते हुए भी जो परस्पर एक दूसरे से उच्चता और निम्नता का व्यवहार रखती है। उदाहरण के तौर पर सभी ब्राह्मणों का स्थान जातीय संस्तरण में एक सा होता है, लेकिन इनमें गौड़, कान्यकुब्ज, सारप, सारस्वत, सरयूपरी इन सब में भिन्नता पाई जाती है। ये उपजातियां हैं जो एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानती हैं, ये अर्थात ऊंचे नीचे का संस्तरण होता है। जो नीची स्थिति पर है वह ये प्रयत्न करता है कि उसे भी ऊंची स्थिति मिल जाए। केवल ब्राह्मणों में ही नहीं बल्कि क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों में भी ये यहाँ और अस्पृश्य जातियों में भी इस प्रकार की उपजातियाँ होती हैं और उनमें ऊंच नीच का संस्तरण देखने को मिलता है। और इनमें सामान्य प्रवृत्ति यह है कि अपनी ही मूल जाति ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र में जो ऊंच नीच का संस्तरण या सोपान है उसमें नीची स्थिति में ऊंची स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार परिवर्तन या प्रगति जातीय संस्तरण के अंतर्गत ऊपर की दिशा में जाती है, क्षैतिज ऊपर की दिशा में न जाते हुए क्षैतिज होती है। श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की संकल्पना इस सत्य को प्रकट नहीं करती है। तीसरी बात है कि संस्कृति की संकल्पना का ये एक महत्वपूर्ण दोष है कि ये संकल्पना इस सत्य को भी छिपा जाती है कि संस्कृतिकरण एक विपरीत प्रक्रिया भी समाज में देखने को मिलती है, क्रियाशील है। मजूमदार ने ये प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि भारत में सभी भागों में संस्कृतिकरण
से कहीं अधिक असंस्कृतिकरण, डिसंस्कृताइजेशन दिखलाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत स्वयं ऊंची जातियां ही अपने विशिष्ट आचार विचार, रीति रिवाज, वेशभूषा को आज छोड़ती जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर कश्मीरी पंडितों में बहुत से लोगों ने अपने परंपरागत आचार विचार और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। असंस्कृतिकरण का एक दूसरा उदाहरण ऊंची जातियों के द्वारा नीची जातियों के व्यवसाय को अपनाना है। उदाहरण के तौर पर पहले मांस या चमड़ा इनसे जुड़े हुए व्यवसाय ब्राह्मण नहीं करते थे, जबकि अभी आजकल के परिदृश्य में वो लोग मछली पालन और पोल्ट्री फार्मिंग इत्यादि ऐसे काम जो कि लाभ के लिए वो ये भी करते हैं। इस प्रकार मजूमदार का निष्कर्ष ये है कि भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट है। इन आलोचनाओं का सही जो निष्कर्ष है उसको समझने के लिए पहले हमें एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण की अवधारणा उसको भी देखना आवश्यक है। इसलिए कल हम पश्चिमीकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।